हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, हेरिडिटी, आनुवांशिकता और वेरिएशन, विभिन्नता के बारे में जानते हैं। बच्चों, जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बायोलॉजी का। आज उसको समझते हैं, आज उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको जानते हैं। बच्चों, आपके सामने 3 वर्ड यहां पर लिख रहे हैं। जेनेटिक्स, एक है हेरिडिटी और एक है बेटा वेरिएशन। इन तीनों वर्ड्स में बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर जेनेटिक्स क्या है, सर हेरिडिटी क्या है और सर वेरिएशन क्या है। बच्चों, जेनेटिक्स को बेटा बोलते हैं हम आनुवांशिकी, इसको बच्चों कहते हैं आनुवांशिकी, और ये है बेटा आनुवांशिकता, और इसे बेटा बोलते हैं हम विभिन्नता। बेटा बात समझिएगा, पहले पढ़ते हैं कि सर आनुवांशिकता क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, आपके संसार में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और वो सभी जीव जन्म करते हैं, और जन्म के बाद आफ्टर रिप्रोडक्शन उनसे जो संतान बनती है वो उन्हीं की जैसी होती है। जैसे कि आम की गुठली से आम का पौधा बनता है, गेहूं के बीज से गेहूं का पौधा बनता है, मनुष्य से मनुष्य का बेबी बनता है। तो ये सब बेटा क्या है, आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है। मतलब क्या इसका, मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, इसका मीन्स है कि जो भी जनक है, जनक मतलब माता पिता, आपके जो भी जनक हैं, पेरेंट्स हैं, तो उन पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं बच्चों, और जो लक्षण मतलब क्या, लक्षण क्या होते हैं, जैसे बेटा ऊंचाई है, कुछ प्रमुख लक्षण जो माने जाते हैं जैसे ऊंचाई है, रंग है, कोई रोग है। बेटा बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया। ठीक है बेटा, बात समझते जाइएगा। हम क्या कह रहे हैं कि आनुवांशिकता मतलब क्या, माता पिता के लक्षण जैसे ऊंचाई, रंग, रोग, आंखों का प्रकार। आप देखते हो किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की आंखें नीली हैं और उसकी बेटी की आंखें भी नीली हैं। ये क्या है, एक प्रकार का आनुवांशिक लक्षण ही तो है। ठीक है। तो बालों का प्रकार, आप देखते हैं किसी के बाल सुनहरे होते हैं माता जी के, तो उनकी बिटिया के बाल भी कैसे होते हैं, सुनहरे होते हैं। किसी के बाल बहुत ज्यादा काले होते हैं, किसी के बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं। ठीक। तो आनुवांशिकता मतलब मैंने क्या बताया कि माता पिता के लक्षण जैसे ऊंचाई, रंग, रोग, आंखों का प्रकार, बालों का प्रकार आदि का पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में वंशागत होने का गुण, संतानों में वंशागत होने का जो गुण है, एक प्रॉपर्टी है, ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है आनुवांशिकता। मेरी बात समझ में आई? बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको बताया है कि आनुवांशिकता क्या है, कि माता पिता के लक्षण जैसे कोई भी ऊंचाई हो गया, रंग हो गया, रोग हो गया, आंखों का प्रकार हो गया, बालों का प्रकार हो गया, आदि का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में वंशागत होने का गुण बच्चों क्या होता है, आनुवांशिकता होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर विभिन्नता क्या है। चलिए पढ़ लेते हैं विभिन्नता क्या है। तो बच्चों, विभिन्नता मतलब क्या होता है कि संसार में सभी जीव एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। हम हैं, आप हैं, आपके साथ में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सभी एक दूसरे से आकार में, संरचना में, व्यवहार में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मेरी बात समझिएगा, अगर आप अपने जैसे किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया में ढूंढेंगे तो क्या कोई मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। हाँ, आपके जैसा कोई मिल जाएगा, लेकिन उसकी आयु अलग हो सकती है, आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन सेम आप जैसा नहीं हो सकता। ये आपकी एक विभिन्नता है। प्रत्येक जीवधारी अपने आप में विशेष होता है, स्पेशल होता है, ये उसकी विभिन्नता होती है। आपके आधार कार्ड में आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है अंगूठे का, और भारत में एक मतलब 100 करोड़ से ऊपर जनसंख्या चली गई है, मतलब 1 अरब 32-33 करोड़ जनसंख्या हो गई है, और उसमें आपका फिंगरप्रिंट लगाते ही आपकी फोटो आ जाती है। मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी अपने आप में क्या है, एक विशेष है। 1 अरब 32 करोड़ लोगों में आपका जो फिंगरप्रिंट है वो क्या है, अलग है। ये आपकी क्या है, विभिन्नता है। तो बेटा विभिन्नता कितने प्रकार की होती है?
और एक एग्जांपल समझिए, हम कहते हैं इसका एग्जांपल, एक और अच्छा एग्जांपल है कि एक ही माता पिता की संतानें, एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं बेटा, अगर कोई 2 भाई बहन है या 3 भाई बहन है तो वो भी आपस में अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, विभिन्नता ही तो है कि एक ही माता पिता की संतानें भी आपस में क्या होती हैं, भी आपस में असमान होती हैं। दूर से देखोगे तो आप बता दोगे कि यहाँ भाई बहन है, लेकिन एक्चुअल वो बराबर नहीं हो सकते, लंबाई कम हो सकती है, चेहरे का आकार बदला हो सकता है, रंग ढला हो सकता है, रंग किसी का ज्यादा साफ हो सकता है, ये सब क्या है, विभिन्नता है। ठीक, तो एक ही माता पिता की संतानें भी आपस में क्या होती है, असमान होती है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये विभिन्नता का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए आगे समझने वाली बात क्या है कि सर विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार पढ़ने हैं कि सर विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, ये समझने वाली बात है बच्चों। विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, एक होती है कायिक विभिन्नता, एक होती है बच्चों कायिक विभिन्नता, और कायिक विभिन्नता को बोलते हैं वेजिटेटिव वेरिएशन, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव वेरिएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी हमारी होती है जो विभिन्नता, उसे बोलते हैं जननिक विभिन्नता, उसे बेटा बोलते हैं हम जननिक विभिन्नता। इसका मतलब होता है जर्मिनल वेरिएशन, इसे हम जर्मिनल वेरिएशन भी कहते हैं। आई बात समझ? अब देखिए क्या अंतर है, कायिक विभिन्नता मतलब क्या, शरीर में जो विभिन्नताएं आती हैं, जैसे कि हमारा थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, ये कौन सी विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता है। कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लेता है, वो कौन सी विभिन्नता, उसकी कायिक विभिन्नता है। कोई व्यक्ति सिंगर है, गाना गाता है, वो कौन सी विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता है। किसी का हाथ कट जाए, कोई जल जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए जन्म के बाद, किडनी खराब हो जाए, यकृत खराब हो जाए, उसके हृदय में प्रॉब्लम आ जाए, शुगर हो जाए उसको, ये कौन सी विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता है। क्यों है कायिक विभिन्नता, शरीर में जो भी बदलाव आते हैं किसमें आ जाते हैं, वो कायिक विभिन्नता में आते हैं। कोई आपका गुण है, कोई लक्षण है, ये सब किसमें आता है, कायिक विभिन्नता में आता है। इसका सीधा सी बात समझना क्या कि कायिक विभिन्नताएं क्या होती है, वंशागत नहीं होती, ये वंशागत नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि ये विभिन्नताएं जो होती हैं ये व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती हैं, व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हुए, उनके जैसा वक्ता नहीं हुआ पूरे देश में कोई, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ उनकी जो वाणी थी, उनका जो व्यक्तित्व था वो समाप्त हो गया। तो ये क्या थी, वो उनकी कायिक विभिन्नता थी। आई बात समझ में? लेकिन अगर उनके बच्चे होते तो उनके जैसा शकल होती, उनके जैसे लंबाई होती, उनके जैसी कदकाठी होती, वो कौन सी जननिक विभिन्नता, मतलब ऐसी विभिन्नताएं जो वंशागत हो सकती हैं, अगली पीढ़ी में जा सकती हैं, वो कहलाती हैं जननिक विभिन्नताएं। जैसे लंबाई, रंग, कोई रोग। आई बात समझ में? तो कायिक विभिन्नता मतलब क्या, ऐसी विभिन्नताएं जो व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाए, और जननिक विभिन्नता क्या, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो विभिन्नता बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो, वंशागत हो, उन्हें कहेंगे हम जननिक विभिन्नता। तो यहां पर हमने जाना आनुवंशिकता क्या है और विभिन्नता क्या है। अब सब समझते हैं कि भैया ये आनुवंशिकी क्या है। तो बेटा बात समझना, पहले क्या था कि आनुवंशिकता और विभिन्नता सब अलग अलग सब था। एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था बेटसन। क्या नाम था बेटा? उनका नाम था डब्ल्यू बेटसन। तो डब्ल्यू बेटसन वैज्ञानिक एक आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विज्ञान की नई शाखा का निर्माण किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आनुवंशिक लक्षणों प्लस विभिन्नताओं को उन्होंने मिला दिया, और इनको मिला करके उसके अध्ययन की एक नई शाखा बना दी, उसके अध्ययन की एक शाखा बना दी। उस शाखा को क्या बोला हमने, आनुवंशिकी बोली। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिक लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं। और आनुवंशिकी शब्द किसने दिया बेटा, बेटसन ने दिया। ठीक है, तो इतनी बात हमने आज यहाँ पर क्लियर कर ली। चलिए आगे जानते हैं, अब आनुवंशिकता के बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा देखो, आनुवंशिकता पर प्रयोग किए थे मेंडल ने, आनुवंशिकता पर प्रयोग किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसीलिए तो हम फादर ऑफ हेरेडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। लेकिन आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया, आनुवंशिकी का प्रयोग किसने किया, बेटसन ने किया। क्लियर?
तो ग्रेगर जॉन मेंडल और बेटसन में आप इतना समझिएगा कि आनुवंशिकता पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल थे, लेकिन आनुवंशिकी शब्द जिसने दिया वो कौन थे? बेटसन थे। आइए बेटा बात समझ में। चलिए आगे जानते हैं, कुछ मेन कैरेक्टर्स जान लेते हैं मेंडल के बारे में। इसके बाद में जब आपकी जो वीडियो बनेगी उसमें आपको एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, कितने प्रकार के क्रॉस होते हैं, ये सब बताए जाएंगे आपको। चलिए पहले हम जानते हैं इसके आगे समझ लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानते हैं, क्योंकि आनुवंशिकता के पिता हैं तो इनके बारे में जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं फादर ऑफ हेरेडिटी, मतलब आनुवंशिकता के पिता। चलिए बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स में बताएंगे आपको विटामिन के बारे में। तो बेटा समझते हैं पहले हम मेंडल साहब, ठीक है। तो बेटा मेंडल साहब का पूरा नाम क्या था? इनका जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनको हम आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, ठीक, फादर ऑफ हेरेडिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम अनुवांशिकी पर इन्होंने प्रयोग किए। वो तो आप जानते ही होंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। चलिए अब बात करते हैं इनके और इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए भाई, मेंडल साहब का जन्म हुआ था 1822 में। एक देश था, उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया। बच्चों ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। जन्म कब हुआ? 1822 में। देश का नाम क्या था? ऑस्ट्रिया। और भैया देश में शहर रहा होगा, ठीक, शहर क्या था? ब्रून था। बहुत ही सिंपल ले चलेंगे आपको। जन्म 1822 में, देश ऑस्ट्रिया, शहर था ब्रून। और इनका परिवार कैसा था, कैसे परिवार में इन्होंने जन्म लिया? तो बेटा इनका परिवार कृषक परिवार था। कुछ बेटा किताबों में लिखा है माली परिवार, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो आपसे कहे तो आप दोनों बता दीजिएगा, ठीक है। कृषक भी बता सकते हैं, माली भी बता सकते हैं। भैया परिवार में जन्म लिया, इसके बाद शिक्षा कितनी हुई, इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो बच्चों इन्होंने बीए किया था। बीए कहां से किया था? तो वियना विश्वविद्यालय है, वियना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की उपाधि ली, डिग्री ली, ठीक है बेटा। इसके बाद इनका पेशा क्या था, करते क्या थे ये? तो बच्चों ये चर्च में पादरी हो गए थे, चर्च में पादरी। और जब पादरी हो गए तो बहुत सारा टाइम खाली रहता है, सुबह पूजा कर ली, शाम को पूजा कर ली। फिर करना क्या है, बहुत ज्यादा जगह थी तो उन्होंने क्या किया, पढ़े लिखे थे, इन्होंने प्रयोग किए, ठीक। पेशा इनका क्या था, चर्च में पादरी थे और इन्होंने भी प्रयोग किए। तो भैया प्रयोग का पौधा कौन सा लिया था इन्होंने? तो भैया प्रयोग का पौधा था मीठी मटर। और मीठी मटर का दूसरा नाम होता है उद्यान मटर। और उद्यान मटर, इसको उद्यान मटर भी कहते हैं, इसको मीठी मटर भी कहते हैं। और बच्चों मीठी मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पाइसम सटाइवम, ठीक। अब आगे समझिए, चलिए इन्होंने प्रयोग का कितना समय लिया? तो प्रयोग का समय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इन्होंने कितने वर्ष तक प्रयोग किया? तो बच्चों इन्होंने लगभग 8 वर्ष तक प्रयोग किया। इन्होंने लगभग बेटा 8 वर्ष तक प्रयोग किया, ठीक। अब जब प्रयोग किया तो इन्होंने कितने नियम दिए? तो भैया इनके 3 नियम आए, इन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम है पृथक्करण का नियम, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या है? पृथक्करण का नियम है। बहुत से बच्चे जानते हैं पहला कौन सा नियम है, प्रभावता का नियम, लेकिन वो नहीं है। पहला नियम है पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम है इनका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तीसरा इनका क्या था? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। अभी किस क्लास पर आधारित है सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो उस पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम इन्होंने दिया। इसके बाद बच्चों की मृत्यु हो गई, 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। अब बड़ी बात क्या थी कि मेंडल साहब अपनी मृत्यु के पहले अपने नियमों को बता नहीं पाए, समाज को ये नहीं बता पाए कि हमने खोज की और वैज्ञानिकों के सामने ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ, एक किताब थी, एक पत्रिका चलती थी, पत्रिका का नाम था, एक जो लोकल अखबार होता है जैसे कि कई शहरों का,
ऐसे ब्रून में एक लोकल पत्रिका थी, मैगजीन थी, उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो ये पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग को किस पत्रिका में प्रकाशित किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों को कहां प्रकाशित किया था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक एक पत्रिका थी, पत्रिका बोलो या इसको आप मैगजीन बोलो, इसमें इन्होंने अपने नियमों को प्रकाशित किया था। लेकिन फिर भी ये फेमस नहीं हो पाए। तो हुआ क्या, लगभग 20 साल बाद, मेंडल की मृत्यु के लगभग बेटा 20 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए। एक का नाम था कार्ल कारेंस, दूसरे थे हमारे शेरमैक और तीसरे थे बेटा हमारे ह्यूगो डीविच। इन्होंने क्या किया, पुनः खोज करके मेंडल के नियमों को प्रस्तुत किया। आई बात समझ में? आजकल के लोग होते तो क्या करते, मेंडल साहब की थी, नाम अपना दे देते, लेकिन वो इतने अच्छे वैज्ञानिक थे, उन्होंने 20 साल बाद आए और मेंडल के नियमों को फिर से देखा, उन्होंने कहा पाया कि ये सच बात थी और उन्होंने दुनिया के सामने इनको प्रस्तुत किया। तब जाकर के बेटा 19वीं शताब्दी में मेंडल को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला। तब मेंडल तो थे नहीं, देख लेते उनको खुशी मिलती, उनके परिवार वालों को बुला करके दे दिया गया था। आई बात समझ में? मेंडल के मरने के 20 साल बाद वैज्ञानिक कार्ल कारेंस, शेरमैक और ह्यूगो डीविच के प्रयासों की वजह से मेंडल को क्या मिल पाया था? नोबेल प्राइज मिल पाया था। चलिए, तो आज इतना पढ़ा है। अगला वीडियो आप ध्यान दीजिएगा, जब आएगा तो उस वीडियो में आपको क्रॉस क्या होता है, क्रॉस कितने प्रकार के होते हैं, मेंडल के कौन कौन से नियम किस क्रॉस पर आधारित हैं, एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, मेंडल का प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। आई बात समझ में? सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना।